आज दुखी हूँ। फिर से दहशतगर्दों ने हमारे देश पर हमला किया है। हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं। पूरी खबर पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। आज सीधे कौन कौन से मुद्दों पर बात करेंगे, चलिए वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू में फिर से आतंकी हमला हुआ है। क्या क्या हुआ है सब बताएंगे विस्तार से। दूसरी खबर में बात करेंगे बिहार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता को मार दिया है। पूर्व मंत्री के पिता, हत्या हुई है। किसने क्या किया है, जुड़े रहिएगा, बताएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे इंदौर में बैंक में लूट हुई है। पंजाब नेशनल बैंक में बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े लूट हुई है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे एक ऐसी तस्वीर की जिसे देखकर आप भी कहेंगे आज भी ऐसा होता है क्या, जाति पूछकर स्कूल में बैठाते हैं क्या। पांचवी खबर, मध्य प्रदेश में मौसम का बुरा हाल है। कई जगह पानी ने बवाल मचा दिया है, तस्वीर दिखाएंगे। छठी खबर में बात करेंगे सीजीपीएससी महाघोटाले की। अब जांच सीबीआई ने शुरू कर दिया है, तो आगे क्या क्या होने वाला है और इसकी जद कहां तक जाने वाली है, सब कुछ बताएंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बच्चों का खाना कोई और खा रहा है। चलिए अब खबर पर चलते हैं और सीधे पहली खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। पहली खबर क्या है, जम्मू में फिर आतंकी हमला, और ये हमला कब बंद होगा, ये आतंकियों का कायराना इस तरह से करतूत कब बंद होगी, इस पर बात करना जरूरी है। और आखिर कब तक हमारे जवान इस तरह से शहीद होते रहेंगे। तो चलिए आप खबर पर बढ़ते हैं। कश्मीर कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, इसकी खूबसूरती देखिए। हरे भरे पेड़, ऊंची पहाड़ियां, झरने, नदियां, बस इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन इसकी खूबसूरती पर दहशतगर्दों ने आज की तरह नजर गड़ा रखा है, बाज की तरह, माफ कीजिएगा। बस इसलिए जैसे ही कश्मीर में अमन चैन लौटता है, ये क्रूर और खूंखार आतंकी घाटी में दहशत फैलाने के लिए कोई न कोई कायराना हरकत करते हैं। और यही वजह है कि पिछले 1 महीने से इन आतंकियों ने घाटी में फिर से सक्रियता बढ़ा दी है। 1 हफ्ते पहले यानी 8 जुलाई को कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। और फिर से एक बार डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। इसलिए कह रहा था, दुखद खबर है। डोडा जिले में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी घने जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की और फायरिंग करते हुए भाग निकले। रात करीब 9 बजे एनकाउंटर हुआ, समय भी बता रहा हूं। इसमें सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। इंटेलिजेंस पुख्ता थी, इस इलाका में आतंकी छिपे थे, इसलिए हमारी सेना डोडा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। इस पूरे मामले पर रक्षा एक्सपर्ट अनिल गौर को सुन लीजिए, थोड़ा समझने में और आसानी होगी। सुनाइए। जो इलाका है पीर पंचाल का, इसके अंदर ये जो हमें पता है कि कुछ ये जो आतंकी हैं वहाँ सक्रिय हैं, तकरीबन 40 से 50 हैं। और ये जो हैं क्या कर रहे हैं कि इनके पीछे जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं। और ये जो इनकाउंटर अभी डोडा में हुआ, ये बेसिकली सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन था, जिसके अंदर इनकाउंटर हुआ। फिर वहाँ से ये भागे हैं, इनकाउंटर तोड़ के भागने की कोशिश की है इन लोगों ने। और उसके पीछे ये जो हमारे जवान जो हैं वो उसके पीछे गए हैं उनके चेस करते हुए, और उसके अंदर इनकी कैजुअल्टी हुई है। पिछले 78 दिन में जम्मू रीजन में 11 आतंकी हमले हुए हैं। 11 जम्मू रीजन के घने जंगलों वाले इलाके पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा और कठुआ में ये हमले हुए हैं। पिछले 1 महीने के अंदर आतंकी 7 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें 12 जवान शहीद हुए हैं और 9 आम नागरिकों की मौत हुई है। कश्मीर रीजन में पहले हमले ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी ये हमले जम्मू रीजन में ज़्यादा हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जम्मू रीजन में घने जंगल ज़्यादा हैं। देख लीजिए, आज मैं भी घने जंगल के बीच ही खड़ा हूँ, आप ऐसा ही महसूस कीजिए। और आप याद करिए, पिछले हफ्ते कठुआ और अभी डोडा में जो आतंकी हमला हुआ, दोनों जंगल में ही हुआ। कश्मीर रीजन की तुलना में अगर आप जम्मू रीजन में जंगल की बात करें तो कश्मीर रीजन में करीब 8128 वर्ग किलोमीटर में जंगल है, जबकि जम्मू रीजन में जंगल करीब 12000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मतलब आप समझ गए, कश्मीर से ज़्यादा घने जंगल जम्मू रीजन में है, इसलिए आतंकियों को यहाँ छिपने में भी आसानी रहती है। और जम्मू में सड़कों का नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो आतंकी आसानी से भाग जाते हैं।
जंगल के बीचों बीच से, और यहाँ एक गांव से दूसरे गांव के बीच दूरी ज़्यादा रहती है। और आप सोच रहे होंगे कि आतंकी जम्मू में आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की दूरी महज 10 किलोमीटर है। यही वजह है कि आतंकी आसानी से घुसपैठ करके जम्मू रीजन में हमला करते हैं, और यही वजह है कि अब जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधि रोकने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। एक तरफ हमारे सुरक्षा बल सीमा पर इन दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इन हमलों पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजनीति कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति का चरित्र क्या होता है। सुन लीजिए किस तरह की सियासत हो रही है, इसके बाद आगे की बात करूंगा, जरा सुनाइए। पिछले 32 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे। क्या हो रहा है फिर ये? मोदी सरकार एक कमजोर बुज़दिल सरकार है। थोड़ी प्रेरणा ले इंदिरा गांधी से। सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री को थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि 4-5 साल तो उन्हें बड़े बड़े ड्रम पीट लिए कि हमने सब साफ किया और हमने नॉर्मलसी कायम की। खोखली बातें करने का काम ना करें, कुछ एक्शन करके दिखाएं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। लगातार इस तरह के हमले होना और जवानों के शहादत होना सरकार का फेलियर है। पाकिस्तान लगातार जो है अपनी नापाक हरकतों को, कायराना हरकतों को जो है जारी रखे हुए है। और 90 जैसे हालात अगर पैदा होंगे फिर जम्मू कश्मीर के हालात बड़ी खराब हो जाएगी। हमारे पहले लोकल लोगों को टारगेट किया गया, अब ये आर्मी वालों को टारगेट कर रहे हैं। इन हमलों पर हो रही राजनीति पर बीजेपी का क्या कहना है, वो भी सुनना जरूरी है, क्योंकि सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। तो बीजेपी क्या कह रही है, ये तो आपने सुना विपक्ष के नेताओं को, कि विपक्ष के नेता निशाना साध रहे हैं और हमले हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। हमले इस तरह से आतंकी हमले अगर हो रहे हैं तो देश में प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है। जवानों की शहादत पर क्या स्थिति होती है, जिसका जाता है, जिसका अपना चिराग बुझता है, उसके घर में क्या बीतती होगी, आप जानते हैं, समझते हैं, महसूस करने वाली बात है। तो अगर देश के लिए कोई लड़ रहा हो और इस तरह से लगातार शहादत होगी तो इस पर सवाल तो पूछे जाएंगे, लेकिन क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी का, जो सत्ताधारी दल है? ये भी सुनना जरूरी है, जरा सुना दीजिए। 370 धारा ला करके जैसे उन लोगों ने, उनकी सरकार पुरानी ने कश्मीर को अलग थलग करके रखा था, जिसके कारण आज ये सब देखने को मिल रहा है। पहले वो उसके लिए जिम्मेदारी ले, उसके लिए वो कहें कि हम जिम्मेदार हैं, माफ़ी मांग लें देश से। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में शांति आए है और शांति को बहाल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम हर तरफ का जो भी पाकिस्तान से साजिश होगा, हम लोग उसका जवाब दूंगा। देखिए, राजनीति अपनी जगह, लेकिन एक बात बता देता हूं, एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। जब 370 हटाया गया, 2 महीने कश्मीर में था मैं, 2 महीने में कश्मीर में था। अब मैं अमरनाथ यात्रा कवर करने गया था, और 2 महीने कश्मीर में, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब 370 को हटाया गया तो लोगों ने कहा कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। लोगों ने कहा कि कश्मीर में उथल पुथल मच जाएगा। लोगों ने कहा कश्मीर में युद्ध हो जाएगा। आपको पता है, ये बहुत गर्व की बात है, कश्मीर में एक जान माल की हानि नहीं हुई थी। ऊपर से बकरीद का त्योहार था। बकरीद का त्योहार कैसे व्यवस्थित मनाया जाए, इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की थी? बकरवालों की दुकान लगा दी थी। फल फ्रूट मिले, इसके लिए सुबह दुकान खुलती थी। मेडिकल खुले रहें, उसके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी। अस्पतालों में इलाज हो, इसके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी। और बहुत ही शांति से 370 हटाया गया। और कश्मीर का यही अमन और चैन, कश्मीर की यही शांति किसे खटक रही है?
पाकिस्तान में बैठे आतंकी गतिविधि चलाने वाले आतंकवादियों के सरगनाओं को खटक रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम, कान खोलकर सुन लीजिए, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, और जब जब आपने ये कायराना हमला किया है, आपके घर में घुसकर भारत ने जवाब दिया है और भारत ने आपको धूल चटाई है। तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो ये साजिश रच रहे हैं और हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये गारंटी वाली सरकार है। और हमेशा ये कहते हैं कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में जो शांति है, घाटी में जो शांति है, उसी शांति को उथल पुथल करने की ये साजिश है। सरकार निपट रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, बस यही प्रार्थना कर रहे हैं शांति बनी रहे और ये दहशतगर्द जल्द से जल्द पकड़े जाएं। चलिए अगली खबर क्या है ये आपको बता देता हूं। अगली खबर क्या है? अगली खबर है मुकेश सहनी के पिता की हत्या। यह खबर बिहार की है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं आपको? आप जानते हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके पिता की हत्या हो जा रही है। सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो विस्तार से उसका विश्लेषण करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जंगल राज, गुंडा राज, लालू राज अब कुछ नहीं है। अब नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी गठबंधन में है, और पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो जाएगी तो बात करना पड़ेगा। बड़ी खबर है। चलिए खबर क्या है ये आपको बता देते हैं और खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में एक बड़ी घटना हुई है। बिहार सरकार में मंत्री रहे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की उनके घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ठीक वैसे ही जैसे किसी जमाने में बिहार में दिन दहाड़े हत्याएं हुआ करती थीं। मंगलवार सुबह मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव दरभंगा जिले के जीरत गांव में उसी घर में मिला जहां वो अकेले रहा करते थे। आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए। मंत्री रहे, मतलब नेतागिरी में उनका ठीक ठाक अनुभव रहा होगा, इसका मतलब बाहुबल भी रहा होगा, इसका मतलब पैसे वाले भी रहे होंगे, इसका मतलब समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा भी रही होगी। अब सोचिए, पूर्व मंत्री के पिता की कोई हत्या कर दे और कहे नहीं बिहार तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार बहुत शानदार सरकार चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इस हत्याकांड के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई है, क्योंकि जिनकी हत्या हुई है वो पूर्व मंत्री के पिता थे, जो मैं आपको बता रहा हूं, मुकेश सहनी के पिता थे। वही मुकेश सहनी जिनको आपने लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते देखा था। मुकेश सहनी के साथ ही तेजस्वी यादव ने फ्लाइट में मछली खाते फोटो पोस्ट किया था, बहुत वायरल हुई थी, जिस पर खूब राजनीति भी हुई थी, खूब सियासत भी हुई थी। ये बस इसलिए बता रहा हूं कि आप इससे बिहार की सियासत में मुकेश सहनी के कद का अंदाजा लगा सकें। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगता है कि हत्या चोरी का विरोध करने को लेकर हुई है। तो वहीं मुकेश सहनी के मामा का कहना है कि इस घटना में गांव के लोगों का ही हाथ है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और दावा कर रही है कि 24 घंटों के अंदर अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। मिथिला रेंज के डीआईजी बाबूराम का क्या कहना है, सुनाइए। है कि ये घर गांव के किनारे पे स्थित है, शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी, तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नजदीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इधर पिता की हत्या की खबर सुनते ही मुकेश सहनी भी आनन फानन में बिहार पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए, फिर आगे सीधे मुद्दे की बात करेंगे। हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता
सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि मंत्री के पिता की हत्या हुई है, तभी महकमे में इतनी खलबली है। इतने बड़े आदमी के घर भी ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया है। बिहार की कानून व्यवस्था पर बात करते हुए मन बहुत दुखी है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर अब राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति क्या कह रही है इस हत्याकांड पर, वो भी सुन लीजिए, फिर आगे कौन सी खबर है ये भी बताऊंगा। सुनाइए जरा। रिटॉरिकल जवाब दिया जाता है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं। उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है। बिहार में कानून व्यवस्था पर यह हत्याकांड सवाल तो उठा ही रहा है। किसने हत्या की, क्यों हत्या की, ये सब जानना चाहते हैं। सब जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं सुशासन बाबू। अगली खबर बता देता हूं। यह खबर ऐसी थी कि अगर मंत्री के पिता की हत्या हो जा रही है तो फिर सुरक्षित कौन है? फिर काहे के सुशासन बाबू नीतीश कुमार। चलिए अगली खबर क्या है। अगली खबर है जाति पूछकर स्कूल में बैठाते हैं। जाति पूछेंगे, उसके बाद कहेंगे कि ये जगह तुम्हारी, ये जगह तुम्हारी। ऐसी मानसिकता वालों, ये विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शर्म नहीं आती ऐसे शिक्षकों को? ऐसे शिक्षकों को शर्म नहीं आती कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके दिमाग को आपको साफ सुथरा रखना है, जिनके दिमाग में आपको इस तरह से बीज ही नहीं डालना है कि जाति का भेद, धर्म का भेद इनके अंदर आए, उनको आप ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? पूरी खबर दिखाऊंगा, विश्लेषण करूंगा, ऐसे नहीं चलने दूंगा। मध्य प्रदेश की खबर है, मध्य प्रदेश की खबर है, तो चलिए आपको खबर दिखा देता हूं। और खबर क्या है, आज मेरे एक सहयोगी सौरभ साहू ने मध्य प्रदेश के पन्ना से एक वीडियो भेजा है। वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाला है। यह तस्वीर देखकर मैं गुस्से में हूं और यही लग रहा है आज भी कोई ऐसा कर सकता है क्या? पन्ना के पिस्टा गांव के देवपुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की जाति पूछकर बैठाया जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। सुनकर आपको भी गुस्सा आ गया ना? बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इस स्कूल में एक मास्टर है सीताराम अहिरवार, वो दलित बच्चों को अलग बैठाते हैं। सोचिए जमाना कहां से कहां चला गया और ये आज भी ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे मास्टर जी पर जो शिक्षा के मंदिर में भेदभाव कर रहे हैं। बच्चों ने खुद ये बात बताई है। सुनाइए जरा बच्चे क्या कह रहे हैं, सुनाइए। अलग बैठाते हैं, साथ में नहीं खाना खिलाते हैं, और लैटरिन में पानी डलवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। और कहते थे कि कोई भी अधिकारी आए तो ये कह देना कि खाना नहीं मिलता है, बर्तन वहीं धोती है। सर जी अलग बैठाते हैं। बच्चों के साथ नहीं बैठाते? नहीं। क्यों? छुआछूत मानते हैं। सिर्फ अलग ही नहीं बैठाया जाता है, इन्हें बच्चों को खाना भी नहीं देते हैं। खाना देते हैं तो दूर से देते हैं, शौचालय साफ कराते हैं। सुन लीजिए, ये भी सुनाइए जरा। पढ़ाते हैं सर, अगर दूर बैठा के पढ़ाते हैं, अलग से फट्टी बिछाते हैं, दूर पढ़ाते हैं। खाना तो दूर अलग बैठा के देते हैं। और लैटरिन भी साफ करने के लिए कह देते हैं कि पानी डाल दो। दूर से रोटी देती हैं खाना वाली। आप लोग कौन समाज के हैं और सर कौन समाज के हैं? हम हरिजन समाज के हैं। और सर? अहिरवार। सहयोगी ने मेरे अच्छी स्टोरी भेजी है, बच्चों का मसला है, जो इन बच्चों का हाल जानने पहुंचे थे। अच्छा किया आपने। सौरभ साहू ने इन बच्चों के परिजनों से भी बात की है। एक बच्ची की मां क्या कह रही है, ये भी सुनाइए।
बच्चे बताया करते थे आके कि हम लोग को खाना नहीं मिलता है और जो खाना बचता है तो अपने घर लेके जाती हैं और 2-2 रोटी देती हैं दूर दूर से, हाथ में जो नहीं देती हैं। अच्छा, और पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई को लेकर ये बताते हैं कि हमें अलग से बैठा देती हैं और देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जो ज़्यादा हल्ला करते हैं, शोर करते हैं तो मारने लगते हैं। छुआछूत तो मानते ही हैं, जब खाना नहीं हाथ में देते हैं तो क्या फ़ायदा है। और पढ़ाई? पढ़ाई अलग से बिछा देते हैं फट्टी अहिरवार स्कूल की? हाँ। सर हैं वो? सर हैं। जब बच्चे घर आए शिकायत की तो परिजनों ने सरपंच से शिकायत की, आवेदन सौंपा, मामला अधिकारियों तक पहुंच गया है। विस्तार न्यूज ने इस मामले में डीपीसी अजय गुप्ता से बात की है, वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनाइए जरा। बच्चों के साथ कुछ अस्पृश्यता करते हैं, ये आरोप उन पर लगाया गया है। बच्चों के द्वारा भी बयान दिया गया है। इसकी तत्काल हमने जांच अपने जनशिक्षक से करवाई और जनशिक्षक ने प्रतिवेदन डीआरसीसी को दिया है। और इसके पहले भी जो मामला आया था कि मिड डे मील में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा। और इस मामले की भी जांच हो गई है और जांच प्रतिवेदन आएगा मेरे पास, उसके अनुसार मैं वरिष्ठ अधिकारियों से भी उसको रखूंगा और कार्रवाई के लिए। ये गुप्ता जी कितने धीरे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये उधार में बोल रहे हैं। अरे निकाल दीजिए ऐसे टीचर को जो गुरु पद को बदनाम कर रहा है। हद कर रहे हैं, मेरे पास आएगा प्रतिवेदन आएगा तो देखेंगे फिर बताएंगे। हर हमेशा जब किसी भी तरह से इस तरह अगर समाज में कुरीतियां फैल रही हैं तो हमेशा अपने ऊपर लेके देखना चाहिए, अपने ऊपर लिख कर देखना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा होता और मेरे बच्चे के साथ इस तरह से हो रहा होता तो क्या होता। हटा देना चाहिए, प्रतिवेदन का इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इंदौर में लूट हो गई है, लूट हो गई है। इंदौर शहर में लूट हो गई है, बैंक में लूट हो गई है। चलिए खबर क्या है अब ये विस्तार से आपको बता देते हैं। शाम को जब ये खबर आई कि इंदौर जैसे शहर में दिन के उजाले में एक बैंक को लूट लिया गया है तो ये खबर सुन के मैं चौंक भी गया कि अरे इंदौर में दिन दहाड़े। तुरंत अपने साथी पुनीत विजयवर्गीय को फोन लगाया और कहा कि मौके पर डटे रहना, जो भी अधिकारी मौके पर आए सबसे सवाल करना कि आखिर आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी भाई। इंदौर शहर में दिन के उजाले में एक आदमी अकेले बैंक लूट लेता है, गजब फिल्मी शहर हो गया है, और भाग भी जाता है और आप खाली हाथ खड़े हैं। चलिए पहले आपको खबर बताता हूं, फिर सुरक्षा की बात करूंगा। खबर क्या है ये पहले बता देता हूं। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में शाम करीब 4:40 पर जब बैंक का रूटीन कामकाज लगभग खत्म होने वाला होता है तभी एक आदमी रेनकोट पहन के बैंक में घुसता है, कैशियर के ऊपर एक बार हवाई फायरिंग करता है और बैंक से करीब 7 लाख रुपए लूट कर भाग जाता है। इस पूरी घटना में महज 4 मिनट लगे। बताइए जरा, एक आदमी बैंक में घुसता है, फायरिंग करता है और सिर्फ 4 मिनट में बैंक लूट लेता है। मुझे तो लग रहा है ये बैंक में कोई काम करने वाले आदमी का रिश्तेदार तो नहीं था। खैर जांच होगी तब पता चलेगा। 4 मिनट देख रहे हैं आप विजुअल, देखिए जरा मेरे बगल में, जरा लुटेरी की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, यही वो आदमी है जिसने बैंक लूटा है। रेनकोट पहना हुआ है, देखिए जरा, मुंह पर मास्क लगा रखा है, कंधे पर बंदूक लटका रखी है। इस खबर में लूट से ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि लुटेरे कितने ज्यादा बेखौफ हैं, वो भी इंदौर जैसे शहर में। मतलब लूटने वाले को पूरा भरोसा था कि वो अकेले ही आसानी से बैंक लूट सकता है। ये खबर इसीलिए ली गई है, ये खबर इसीलिए ले गई है। इंदौर जैसे शहर में एक आदमी आता है, एक बंदूक रख के 7 लाख रुपए 4 मिनट में लूट के निकल लेता है। अरे ये तो बड़ा सस्ता धंधा है भाई। और ऐसा ही हुआ है। सब कुछ हो जाने के बाद पहुंची पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस सब को लेकर हमारे साथी पुनीत ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा है, क्या कहा है पुलिस, क्या कहा है पुलिस ने, क्या कहा है, सुनाइए जरा। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है? देखिए, आज 4:41 के लमसम एक व्यक्ति जो रेनकोट पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, बंदूक लेके, लाइसेंसी राइफल लेके मैं कहूँगा, अंदर घुसता है और
घुसते ही उसने फायर किया है, फायर करके बैंकर्स को आतंकित किया है, बैग अंदर फेंका है, बैंक कर्मी से उसने अपने बैग में पैसे भरवाए हैं जो लगभग 6.5 लाख रुपए के करीब था, और ये करने के बाद वो बाहर निकला है, बाइक से वो यहाँ से चला गया है। सर क्या उसके और भी साथी हो सकते हैं? ये बिल्कुल साथी थे और हम इसको फुटेज भी ले रहे हैं और पूरा संभावना है कि वो उसको सपोर्ट करने के लिए, कवर करने के लिए वहाँ पर थे। जल्दी हम उनको आइडेंटिफाई करके इस वारदात का खुलासा करें। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो मिलिट्री का रिटायर कर्मी होगा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। फिल्म है, पिक्चर बन रही है इंदौर में दिन दहाड़े। एडिशनल पुलिस कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हम एग्ज्यूम कर रहे हैं। अरे अमित जी, ये एग्ज्यूम करने का समय नहीं है। आपके एग्ज्यूम के चक्कर में यहां बैंक लूट गया, वो भी दिन के उजाले में। आपको लुटेरों में खौफ पैदा करना होगा। इनमें इतना डर होना चाहिए कि बैंक लूटना तो दूर की बात, वो ऐसा सोच भी ना सकें। बैंक लूटे हुए करीब 4 घंटे हो चुके हैं, अब तक आपके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वालों के पास तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे साथी पुनीत विजयगर के पास कुछ है। क्या है जरा पुनीत बता दीजिए अपडेट, क्या अपडेट है अब तक इस पूरे चोरी में जो लूट हुई है? कहाँ खड़े हैं आप? पंजाब नेशनल बैंक है तो दिख रहा है, ठीक है। कुछ मिला? पुलिस के हाथ खाली हैं, कुछ मिला अभी? जी हाथ तो पूरे खाली हैं और मौजूद हूँ मैं पंजाब नेशनल बैंक की उसी ब्रांच में जहां पर लूट की यह वारदात हुई है। सीसीटीवी फुटेज कुछ पुलिस के हाथ लगे हैं, उसके आधार पर पुलिस की अलग अलग टीम बनाकर उस लुटेरे के पीछे भेजने का प्रयास किया गया है कि वह किस तरफ गया है। यहां से निकलने के बाद एक और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जो कि इसी रोड से आगे जाते हुए न्याय नगर की तरफ जाता हुआ लुटेरा नजर आ रहा है, लेकिन वह कौन है अभी तक तो इसका खुलासा नहीं हो सका। हालांकि पुलिस ने यह जरूर अज्यूम किया है कि वह कोई एक्स आर्मी मैन हो सकता है। जो बंदूक उसके पास में है वो लाइसेंस्ड बंदूक हो सकती है। 315 अच्छा सुनो की है। पुनीत भैया, मैं ये कह रहा हूँ पुनीत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप घर चले जाओ और इस पूरी स्टोरी पर नज़र रखना। परेशान मत हो, चेहरे में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। बहुत दौड़ धूप कर लिए, पुलिस वाले से बात कर लिए, सब कुछ हो गया, खबर भी आपने दे दी। और खबर के लिहाज से ये बड़ा मसला है कि इंदौर जैसे शहर में फिल्मी अंदाज में कोई लूट के 4 मिनट में 7 लाख रुपए चला गया। चलिए पुनीत जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हाँ, इस खबर में कोई पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले विस्तार न्यूज़ को दिखाइएगा, आपके जरिए, आपकी नज़रों से हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, गजब हो गया। अगली खबर क्या है? अगली खबर डाल दीजिए भाई, अगली खबर दिखा देते हैं। एमपी में मौसम प्रहार कर दे रहा है। मानसून की खबर दिखाता हूं आपको हर दिन। चलिए खबर पर आ जाते हैं। मानसून का समय चल रहा है। देश भर के कई शहरों में भारी बारिश भी हो रही है। नदी नाले सब भयंकर बारिश की वजह से उफान पर हैं। डेली टीवी और सोशल मीडिया पर हम ऐसे कई वीडियो देख रहे हैं जिसमें साफ दिख रहा है कैसे बारिश ने चारों तरफ हाहाकार मचाया है। कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां बह रही हैं तो कहीं लापरवाही की वजह से इंसान ही पानी के तेज बहाव के साथ बह जा रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में तो हाल और बेहाल है। शिप्रा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है जिससे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, कितना भयानक मंजर है। कैसे छोटे बड़े सभी मंदिर पानी में समा गए हैं। मंदिरों को पानी ने कैसे ढक रखा है। देखिए, सोचिए, अगर गलती से भी कोई इस बहाव के बीच आ जाए तो उसका क्या होगा। लेकिन क्या करेंगे आप, ये प्राकृतिक आपदा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके आगे टिकना बहुत मुश्किल है। सुनिए वहां के पुजारी का क्या कहना है, सुनाइए जरा। पंडित लोटा गुरु क्या कह रहे हैं। अब स्थिति ये पानी उजाला हो चुका है। पानी की वर्षा भी थोड़ी थोड़ी हो रही है और थोड़ी थोड़ी धीमी गति से नदी की बाढ़ पानी भर रहा है। और यहाँ पर पूरे तुरंत इंतजाम कर चुके हैं। होमगार्ड के पूरे सैनिक यहाँ पे लगे हुए हैं और तहसीलदार साहब भी आए थे यहाँ पे मुआवना लेने, वो भी मुआवना लेके चले गए। पंडित जी कह रहे हैं कि सुबह तो शिप्रा नदी का जल स्तर सामान्य था, लेकिन अचानक नदी उफान पर आ गई। बारिश होगी तो इसी तरह से उफान दिखाई देगी। पंडित जी कह रहे हैं आगे भी नदी का जल स्तर बढ़ सकता है, यानी खतरा तो है भाई। सुनिए प्रशासन की क्या तैयारी है, सुनाइए जरा। अभी रामघाट पे जो पानी की स्थिति, शिप्रा नदी में पानी सामान्य रूप से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ऊपरी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण जो ऊपर के बैराज के पानी छोड़ा गया तो उससे थोड़ा पानी बढ़ा है।
वैसे रामघाट पर एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम लगी हुई है और स्थिति सामान्य है। मंदिर डूब गए हैं, घाट डूब गए हैं, चारों तरफ का इलाका पानी से घिर गया। प्रशासन का कहना है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है, जिसके लिए प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। खैर, तैयारी होनी भी चाहिए क्योंकि इससे बड़ी घटना को रोका जा सकता है। और उज्जैन प्रशासन का धन्यवाद, जो उज्जैन प्रशासन ने इस तरह से तैयारी कर रखी है कि सब लोग कह रहे हैं कि चलिए अभी बढ़ा है लेकिन सब सुरक्षित है, सब बढ़ा है लेकिन अभी सब सुरक्षित है। ऐसे ही भारी बारिश की वजह से खंडवा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। खंडवा में हालात बद से बदतर हैं, जिधर देखो उधर पानी, जिधर देखो उधर पानी। देखिए कैसे पुलिया के नीचे पूरा पानी भर गया है, जिसमें जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं। हर दिन ऐसी तस्वीर दिखाना क्यों नहीं बोलता हूँ पता है, क्योंकि ऐसी ही तस्वीरों से सावधान करना पड़ेगा आपको। आप गलती करते हैं, उसका खामियाजा भुगतते हैं और आपकी जान चली जाती है। मैं हर दिन बारिश की खबर अगर आती है तो रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ और मुझे लगता है कि आपसे बातचीत ही तो करनी है। यही तो कहना है कि अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं, विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं, तो थोड़ा आपको सावधान कर दूँ। मतलब जरा भी आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। पानी, भयानक पानी, उसका तेज बहाव, और बाइक लेकर आप निकल जा रहे हैं। न जाने कौन सी बहादुरी में, न जाने कौन सी हीरोगिरी है। अरे भाई रुक जाइए। आपके लिए ही समझाता हूँ, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी से कितने लोग जुड़े हैं। कल भी ऐसी एक खबर आई थी जहां खरगोन में पानी के बहाव में पानी का टैंकर खिलौना जैसे बह गया, खिलौने जैसे। दिखाइए तस्वीर, जरा पुलिस की तस्वीर दिखाइए भाई, दिखाइए। देख रहे हैं ना आप, आपको लग रहा होगा कि कोई खिलौना बहकर जा रहा है। देखिए, कोई खिलौना जा रहा है, और ये खिलौना नहीं, पूरा का पूरा टैंकर है। ये देखो भाई, ये देखो, ये टैंकर है। दिखाओ जरा, ये देखिए, टैंकर है, ये टैंकर है। अब बताइए, जब इतना बड़ा बड़ा टैंकर ये भरा हो तब भी वजनी है, खाली हो तब भी वजनी है, और ऐसी स्थिति में आप बाइक लेकर बहादुरी कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? मत करिए। ये सब दिखाने का मकसद है। ये सब ऐसे खड़े होकर, मैं तो ऐसे कुछ देर तक वीडियो दिखाता रहूंगा आपको सावधान करने के लिए। ना मैं विज्ञापन लेता हूं, ना मैं ऐड दिखाता हूं, और ना मुझे आपके अलावा कोई दूसरी खबर दिखानी है, ना मुझे डिबेट करना है, ना मुझे बहस करना है। आप ही की बात करता हूं और उसी तरह बहस करता हूं। मैं नहीं बैठता 8 बजे ये कहने की आइए बहस कर लेते हैं, आइए लड़ाई कर लेते हैं, तुम ऐसे तुम वैसे तुम। ना भाई, आपके सरोकार की खबर दिखाता हूं, आपके मतलब की खबर दिखाता हूं, आपको सावधान करता हूं। आपको सावधान करने का काम है हमारा, आपके साथ सहयोग करने का काम है हमारा। सीधे मुद्दे की बात करता हूं। सबसे सरल काम है, 4 लोगों को बैठा लो, बोलो तुम जो गुनहगार, तुम दोषी, तुम गुनहगार, तुम, और आम जनता परेशान है, पिसरई दिखाने नहीं। खैर, सुधर रहे हैं लोग, अच्छी बात है, खबरों की तरफ लौट रहे हैं। विस्तार न्यूज को देखकर ही अगर खबर दिखाना आप शुरू करेंगे तो आपको भी साधुवाद है। लौटिए खबर की ओर और बात करिए जनहित की, जनता की, सीधे मुद्दे की बात करिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। पिछले 2 दिनों से इतनी बारिश हुई है कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में गौरेला से अमरकंटक जाने वाली सड़क ही बह गई है। रोड बह जा रही है, सोच रहे हैं सड़क ही बह गई। जैसे बिहार में पुल बहते हैं वैसे ही यहां सड़क बह गई, जिसके चलते छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का रास्ता बंद हो गया है। किसके कारण? आवागमन पिछले 15 घंटे से भी ज्यादा समय से ठप है, बारिश की वजह से। इतनी तबाही मचा रखी है बारिश ने, इसलिए बार बार कह रहा हूं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सीधे मुद्दे की बात आप लोग बहुत देखते हैं ना, तो जब देखते रहते हैं तो आप सीधे फोन मैसेज करने लगते हैं और कहते हैं, जब मैंने कहा ना महाघोटाला, तो उन्होंने पूछ लिया मैसेज करके क्या महाघोटाला है, कौन सी खबर है, क्या खबर है। तो मैं उनको लिख रहा था अभी कि बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? चलिए खबर की शुरुआत कर देते हैं। खबर है CGPSC यानी CGPSC महाघोटाले की। आ रहा हूं, इधर बढ़ रहा हूं भाई। CBI जांच शुरू हो गई, CBI जांच शुरू हो गई। और ये CGPSC का घोटाला क्या है, कैसे है, क्यों है, कौन इसके पीछे है, कितने किरदार हैं, ये जो नाती पोते, भाई बहन, बहनोई सब इधर उधर शिफ्ट किए गए हैं, कैसे किए गए हैं, और CBI जांच क्यों कर रही है, कल पहुंची है, क्या क्या मिला है, और जो मुख्य किरदार हैं जिनका नाम है रिपोर्ट में वो क्या कर रहे हैं।
धड़कन तो बढ़ ही गई है। सब कुछ जानना समझना है तो चलिए खबर बता देता हूं आपको। अफसर बनने का सपना पूरा करने के लिए युवाओं को खुली आंखों से सपना देखना पड़ता है, क्योंकि इनके पास सिलेबस में इतने चैप्टर होते हैं कि रात में सोने का समय ही नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी में एक एक नंबर के लिए बहुत कंपटीशन है भाई साहब, बहुत कंपटीशन है। दिन रात पढ़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उस समय छोड़ना पड़ता है जिस समय आपके मस्ती करने के, खेलने के, खाने के, दोस्तों के साथ पार्टी करने के दिन होते हैं, लेकिन उसी समय आपको ये सब करना पड़ता है, ये त्याग करना पड़ता है अपने दोस्त यार से भी आगे निकलने के लिए। घर परिवार के सभी खुशियों वाले त्योहारों को छोड़ना पड़ता है। ये आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी होना मतलब युवाओं के सपनों की हत्या करने जैसा है। ये लोग फर्जीवाड़ा करके लाखों युवाओं के सपनों को मार देते हैं, सालों के संघर्ष की हत्या कर देते हैं। नीट वाला देख लीजिए एग्जाम, कितने परेशान है, कितने परेशान है लोग। आपको याद है ना, 3 साल पहले छत्तीसगढ़ में भी युवाओं के सपने को कुचला गया था। वही पीएससी घोटाला जिसमें टॉपरों के मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई। देख लीजिए इस लिस्ट को, दिखा दीजिए, मेरे बगल में आप देख रहे हैं। कई अधिकारियों के बच्चे खुद अधिकारी बन गए। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी का मसला है, पूरे देश में हाहाकार मच गया। और छत्तीसगढ़ में अधिकारी नेता के रिश्तेदार अगर बनेंगे अधिकारी, सवाल नहीं उठेगा। इस मेरिट लिस्ट पर खूब बवाल हुआ है। पीएससी के चेयरमैन टामन सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर बना दिया है। हाँ, डिप्टी कलेक्टर बना दिया है। और यह मामला इतना बड़ा हुआ कि राज्य में भूपेश बघेल की सरकार भी चली गई। इसी घोटाले पर आज विस्तार से बात करेंगे। आपको बताएंगे किसने और कैसे किया था सरकारी भर्ती में इतना महा घोटाला कि अब जब परतें खुल रही हैं तब समझ में आ रहा है कि लाखों युवाओं के सपनों का कत्ल किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ 2021 पीएससी के रिजल्ट में गड़बड़ी पर अब सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सोमवार को सीबीआई की टीम ने लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के घर पहुंच गई। कौन? सीबीआई की टीम। बीजेपी के आरोप के अनुसार तत्कालीन लोक सेवा आयोग के चेयरमैन टामन सोनवानी ने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके 2021 पीएससी के परीक्षा में अधिकारियों, कांग्रेस के नेताओं और कारोबारियों के बच्चों को मेरिट लिस्ट में जगह दी है। पाप किया है सोनवानी जी, आपने पाप किया है। इसमें 17 चयनित अभ्यर्थियों के नाम पर विवाद है। इसमें से सबसे ज्यादा टामन सोनवानी के ही रिश्तेदार शामिल हैं। देखिए जिनके चयन पर विवाद है, उनकी लिस्ट दिखाइए जरा। पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी के कितने रिश्तेदारों का लिस्ट में नाम था वो भी देख लीजिए। सबसे पहला नाम सोनवानी जी के बेटे का है, बेटा नीतीश, जिसका सरनेम छिपाया गया, ये भी डिप्टी कलेक्टर के लिए चुन लिया। बेटे के बाद बहुरिया का नाम है, निशा कोसले, ये भी डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयनित हुई थी। बड़े भाई का बेटा साहिल, ये डीएसपी के लिए चयनित हुए। भाई की बहू दीपा आदिल भी जिला आबकारी अधिकारी के लिए चयनित हुई। बहन की बेटी सुनीता जोशी भी श्रम अधिकारी के लिए चयनित हुई। बड़े पढ़े लिखे हैं आपके घर में, बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं भाई। इतने रिश्तेदार मेरे घर में मैं एक पत्रकार बना और मैंने कहा कि भाई कोई सरकारी नौकरी में भर दो, सरकारी नौकरी में भर दो। कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया। और ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किए, खूब पढ़े, नौकरियां नहीं मिल रही। और यहां रिश्तेदार, दाएं भी रिश्तेदार, बाएं भी रिश्तेदार, ऊपर भी रिश्तेदार, नीचे भी रिश्तेदार। इतने प्रतिभाशाली रिश्तेदार हैं आपके गुरु। बेटा बहू सब बुद्धिमान, मतलब एक साथ टामन सोनवानी के घर छप्पर फाड़ के अधिकारी हो गए। एक किसी के यहां पटवारी हो जाए, तहसीलदार हो जाए तो लगता है अधिकारी बन गए। यहां अधिकारी और सिर्फ अधिकारी टामन सोनवानी के घर ही नहीं बने, दूसरे अधिकारियों के बच्चे भी सीजीपीएससी की परीक्षा के नतीजे आए तो अधिकारी बने थे। राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी नेहा खलको और बेटे निखिल खलको का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ। कांग्रेस नेता को एसडी के रिश्तेदार की बेटी प्रज्ञा नायक डिप्टी कलेक्टर और बेटा प्रखर नायक वित्त सेवा अधिकारी पद के लिए चयनित हुए। कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी भूमिका कटियार और दामाद शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हुए। इसके अलावा और नाम देख लीजिए।
कई नेताओं और अधिकारियों के बेटा बेटी दामाद रिश्तेदार एक साथ है डिप्टी कलेक्टर बन गए, जिसमें कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित, पीएल ध्रुव बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी की बेटी साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयनित, कांग्रेस नेता के ओएसडी के साढ़ू भाई, अरे भाई गजब वटवृक्ष, साढ़ू ओढ़ू भी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब हद है। ये भ्रष्टाचार है भाई, रिश्तेदारी में भ्रष्टाचार है ये साढ़ू ननद भौजाई सबके लोगों को आप इस तरह से कर देंगे, जिनको नहीं रखेंगे वो बिगड़ जाएंगे, वो गुस्सा आ जाएंगे, कह देंगे हम क्या बिगाड़े थे, हमारा एको नाती नहीं रखा आपने। ऐसे अधिकारी और ऐसे अध्यक्ष अगर बनाएंगे तो पहले एक पूरा आप भ्रष्टाचार करने की सोचो खाका बनाए होंगे कि पहले रिश्तेदारी में भी ये देखे होंगे कि कौन सा रिश्तेदारी ठीक है, किसका हमारा लेन देन ठीक चल रहा है, किसका भाईचारा ठीक है, शादी उदी में कौन आता है, भाई पे निभाता है। ये साढ़ू भाई की बेटी खुशबू बिजौरी डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयनित, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयनित, कांग्रेस नेता के बेटे राजेंद्र कुमार कौशिक का डिप्टी कलेक्टर पद के लिए चयनित। ये नाम बता रहा हूं ना तो बहुत दुख भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है। सोचिए कितने बच्चों के भविष्य के साथ इन नेताओं और अधिकारियों ने खिलवाड़ किया है। सीबीआई की जांच ऐसी ही हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लग जाएगा। अब आप कहते रहिए गड़बड़ी ढूंढिए, ठीक है माना, लेकिन ये जो वट वृक्ष दिख रहा है, आपको पता है यही मुद्दा बना पिछले विधानसभा चुनाव का और भूपेश सरकार गिर गई। तब बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने और उज्जवल दीपक ने, गौरीशंकर श्रीवास ने इतना मुद्दा उठाया, बच्चों तक पहुंचा दिया कि आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परीक्षा में धांधली कर रहे हैं। तभी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में छात्रों से वादा किया कि सरकार बनी तो सीबीआई से जांच करवाएंगे और सरकार बनते ही जांच के आदेश दे दिए। सुनिए डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कह रहे हैं सीबीआई जांच होने पर, सुनाइए जरा इन दोनों नेताओं को। देखिए, ये हमारे घोषणा पत्र का एक प्रमुख हिस्सा था कि हम पीएससी घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। सरकार बनते ही इसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी थी और अब सीबीआई ने इंक्वायरी प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ जो अन्याय और धोखा किया गया था पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा, इससे छुटकारा मिलेगा, न्याय मिलेगा हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को। हमने जैसा कि वादा किया था सीबीआई जांच की जाएगी पीएससी की, वह भी किया जा रहा है। सभी भर्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं। आने वाले समयों में कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्ती भी होगी और ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार भर्ती करेगी। बिलासपुर में बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। मैं बिलासपुर गया था, जब ये पूरा मुद्दा उफान पर था तो मैं बिलासपुर गया था। आक्रोशित थे बच्चे, एक एक बच्चे दुखी थे, परेशान थे। देखिए रात दिन मेहनत करते हैं, घर को छोड़ के छोटे छोटे कमरे में रहते हैं, कभी खाना बना लेते हैं, कभी मैगी खा लेते हैं और पूरी ताकत झोंकते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में पास हो जाएं, अफसर बन जाएं। और यहाँ चाचा काका नाना फूफा फाफी जितने लोग हैं इनके सबके बच्चों को बना रहे हैं आप। ये मत करिए भाई, ये गलत है। खैर जांच हो रही है, जब तक जांच ना हो जाए तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है, लेकिन आरोप तो हैं। सीबीआई ने एफआईआर तो दर्ज की है और जो जांच हो रही है उसके आधार पर यह विश्लेषण मैं कर रहा था। घोटाले की पूरी कहानी तो आपने समझ लिया। अब आपको पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बारे में बताएंगे, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है। कौन है टामन सिंह सोनवानी, जिसने लाखों युवाओं के मन में पीएससी के प्रति विश्वास को तोड़ा है? बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कल 8 बजे चिपक जाइएगा विस्तार न्यूज़, बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। साम्राज्य क्या है, कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, क्या क्या आरोप लगे, दस्तावेज के आधार पर एक एक खबर आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आपको हर दिन हमारी टीम क्या कर रही है पता है? मैं आपको थोड़ा सा आज अपने बारे में भी बता देता हूं, विस्तार न्यूज़ के बारे में बता देता हूं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल क्यों बोलते हैं आपको पता है? विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको गांव-गांव में, हर गांव में
जहां अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचानी है उसकी फिक्र कर रही हैं। बारिश में मेरे सहयोगी कहां जा रहे हैं आप देख रहे हैं। बारिश में मेरे सहयोगी कहां जा रहे हैं? ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहे हैं। बारिश में लोगों को सावधान कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को जाके ये कह रहे हैं कि आप ये मत करिए। और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनसे जाकर पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। कलेक्टर के दफ्तर पहुंच जा रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं और आपको कोई परेशानी है, आपको कोई तकलीफ है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरी आवाज कोई नहीं उठा रहा है, तो विस्तार न्यूज के सहयोगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे। आप किसके माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? हमारे पास कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, शो को लेकर अपने सुझाव तो आप भेजिए, लेकिन आप हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, हमारी खबरों को कैसे देख सकते हैं? इसके लिए मैं हर दिन आपसे कहता हूं कि आप एक्स पर जाएं। एक्स की खबरें हम बहुत ले रहे हैं। आप फेसबुक पर जाएं, आप यूट्यूब पर जाएं, इंस्टा में जाएं। आप जो कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट लगातार हम दिखा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए मायने रखती है और बहुत संतोष है कि इन 3-4 महीनों में हमने केवल आपके सरोकारों की बात की है, आपके बुनियादी व्यवस्थाओं की बात की है और आपके सुकून और आपके सेहत की चिंता की है। टेलीविज़न चैनल का मतलब ये नहीं होता है कि आके मैं आपसे संवाद करूं, मैं आपसे बात करता हूं। जो कैमरा मेरे सामने है उसे मैं समझता हूं कि ये मेरे व्यूअर नहीं है, ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं। आज मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए और आपको ये बताना चाहिए कि आप विस्तार न्यूज़ आपके अपने चैनल से जुड़िए और आप हर प्लेटफॉर्म पर हमें देखिए, हर प्लेटफॉर्म पर। टाटा स्काई पर देखिए, एयरटेल पर देखिए, जियो के हर प्लेटफॉर्म पर हमें देखिए, डिजियाना पे देखिए, ग्रांट पे देखिए, आपके लोकल नेटवर्क पर देखिए, हर जगह हम दिखाई दे रहे हैं और हम लगातार आपको अपने से जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि हम कहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप जुड़े रहिए और हमसे बातचीत करते रहिए। लेकिन अब समय हो गया है